Hello and welcome to the channel Insure Sales Process. My name is Priyanshu दुबे। दो बातें कर लेता हूँ। नंबर वन, अभी थोड़ी देर में मैं पढ़ाऊंगा आपको द हिंदू के 8 से 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आज के आर्टिकल, मेजर आर्टिकल जो द हिंदू में निकले उनसे। सेकेंड, सेंसस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रियांशु दुबे सेंसस करके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने एक आज लेक्चर डाला है, वो आप पढ़ लीजिए। थर्ड, ये मेंस के लिए मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें मेंस में वीक में 5 दिन या 4 दिन जो भी टॉपिक लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पे संबंधित एक क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर किस प्रकार से, उस पर चर्चा इस प्रकार से जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो कि 26 मई 2021 को निकला। तो इस पर क्या चर्चा कर सकते हैं कि इंट्रो में आप लिखोगे इंडियन एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन में पिछले 5 वर्षों में 3 घटनाक्रम दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय कूटनीति की अग्नि परीक्षा ले रही हैं। पहला, चीन की बढ़ती शक्तियां। दूसरा, आर्थिक रूप से भारत के खराब प्रदर्शन। तीसरा, इस क्षेत्र में अपने अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति भारत के दृष्टिकोण के कारण बढ़ती चिंता है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हालिया चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों के अंतर्गत आगे की राह क्या हो सकती है, इस सब पर एक निष्कर्ष क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, वो सारा का सारा हिंदी लैंग्वेज में आपको प्रियांशु दुबे जो ऑफिशियल है टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं इंग्लिश में भी धीरे धीरे डालूंगा, कई सारे एडिटोरियल में वहाँ पे डालता रहता हूँ जो डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना सिर्फ द हिंदू के बल्कि कई सारे न्यूज़पेपर के रहते हैं, कट करके मैं उसको जरूर डालता हूँ, जरूर वहाँ पे नोटिफाई भी करा देता हूँ कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपने प्रियांशु दुबे को नहीं ज्वाइन किया ऑफिशियल को, तो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। इसके साथ में आज द हिंदू के 10 क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ। आज है 7 जून 2021। जो मुख्य आर्टिकल, जो मेजर आर्टिकल है द हिंदू में, उनसे जो जीएस से क्वेश्चन उठ सकते हैं या करंट से इंपॉर्टेंट होगा तो करंट से डालेंगे। ठीक, तो नंबर वन पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडेक्स। आपको फूड प्रोसेसिंग इंडेक्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला लिखा है, इट इज रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंडेक्स है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। दूसरा कथन लिखा है, इट इज मेजर ऑफ मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। जो इंटरनेशनल प्राइस है, जो फूड कमोडिटीज है उनकी जो परिवर्तित होती हैं महीने के बेसिस पर, उसको मेजर करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडेक्स को निकाला जाता है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। ठीक, क्या करना है यहाँ पे सर, क्या जरूरत क्या है, इस पे क्या करेंगे हमको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या चाहिए। कर्सर थोड़ा इधर उधर चला जा रहा है, ऐसे हुआ तब हो जाएगा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, क्या करना है। फूड प्रोसेसिंग इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो FAO का। आप कमेंट करके बताइए, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपको बताना है। नंबर दो, इसी में बताइएगा कि क्या भारत FAO का फाउंडिंग मेंबर है, क्या भारत FAO का फाउंडिंग मेंबर संस्थापक सदस्य है क्या, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, सीरिया में बवाल चल रहा है, सीरिया में बवाल मतलब चुनाव हुए, राष्ट्रपति फिर से जीत कर वहां पे आ गए, लेकिन केमिकल वेपन्स को लेकर मैंने कल ही आपकी न्यूज कवर की थी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ये जो रासायनिक हथियार है, इनको रोकने के लिए जो संस्था बनी हुई, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। सीरिया में ऐसी न्यूज आई कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन हैज टोल्ड द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल that it investigated 77 allegations against Syria and concluded in 17 cases chemical weapons were likely or definitely used। 17 जगह पर केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया गया सीरिया में। तो मैंने कल भी कवर किया था, फिर मैं कवर कर रहा हूँ कि बताइए इनमें से कौन सा कथन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन के संबंध में सही है। पहला कथन लिखा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे 2013 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला क्योंकि इसने एक्सटेंसिव एफर्ट लगाई किसके लिए, एलिमिनेट करने के लिए केमिकल वेपन्स को। दूसरा लिखा हुआ है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन दी हैग नीदरलैंड, इसका जो मुख्यालय है ये हैग नीदरलैंड में है। तीसरा लिखा हुआ है, ऑल स्टेट्स पार्टी टू द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी केमिकल वेपन कन्वेंशन में सिग्नेटरी है वह या स्टेट पार्टी है, वह खुद ब खुद ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन का सदस्य बन जाता है। मैंने कल भी आपको बताया कि जो केमिकल वेपन कन्वेंशन को बाध्यकारी बनाने की, जो बाध्यकारी बनाता है इस कन्वेंशन को, उस संस्था का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था है, इस बार पूछी जा सकती है, इसलिए रट्टा लगा के रखना
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड दी हेग में। ठीक, नीचे कमेंट करिए और कमेंट जरूर करा करिए, मतलब ऐसा मत करिए कि पढ़ के निकल लिए, कमेंट जरूर करिए। बताइए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का मुख्यालय कहाँ पे? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड? इस क्वेश्चन में किसी स्टेटमेंट से संबंध जरूर होगा, तभी मैंने बोला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इनमें से कौन सा कथन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के संबंध में सही है? तो जो फार्मास्यूटिकल है इनकी प्राइसिंग अथॉरिटी, इसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो इट इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स एंड टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। इसका मुख्य कार्य क्या है इस नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का? जो दवाएं आपको मिल रही हैं उनको रेगुलेट करना, उनकी प्राइस पर रेगुलेशन करना। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करता है, साथ में ये इंश्योर करता है कि जो दवा है वो सही तरीके से अवेलेबल है और उसकी सही तरह से एक्सेसिबिलिटी है, लोग उस दवा को लेने में सक्षम हो पा रहे हैं सही तरीके से, अफोर्डेबल प्राइस, सही प्राइस पर। सेकेंड पॉइंट लिखा है इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये एक अटैच्ड ऑफिस है, किसका? विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। दोनों ही कथन इसके सही है, 100% ट्रू, बोथ आर दी राइट स्टेटमेंट। ठीक, याद कर लेना, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के आने की संभावना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रूड जगन्नाथ, ये द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंडोल्ड द डिवाइस ऑफ श्री एंड्रूड जगन्नाथ। इनके लिए राष्ट्रपति मोदी जी के द्वारा मतलब कंडोलेंस भेजा गया। तो आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में से कौन सा कथन सही है? कई बार टंग स्लिप हो जाती है। तो मॉरिशस के बारे में से कौन सा कथन सही है? मॉरिशस आपको लोकेशन दिख रही है, मॉरिशस की लोकेशन दिखाई दे रही है। तो मॉरिशस कहाँ पे दिख रहा है आपको? मेडागास्कर के ईस्ट में दिखाई दे रहा है। तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन टू द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। सही बात है, भारत हिंद महासागर में मेडागास्कर के ईस्ट में मॉरिशस दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा लिखा है द कैपिटल इज पोर्ट लुइस। सही बात है, सी कैपिटल क्या है? सी कैपिटल दिख नहीं रही है, लेकिन सी कैपिटल है पोर्ट लुइस। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देख रहे हैं ओडिशा's फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर्स हिट हार्ड, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने वाले उड़ीसा के जो ट्राइबल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, इनको ये जो पेंडेमिक है इसने अच्छी तरीके से बहुत परेशान किया है। एमिड दी पेंडेमिक देयर आर नॉट इनफ बायर्स एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज डिलेड। गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट एक तो लेट हो रहा है और एक तो पेंडेमिक है, और इसके बाद लोग इनफ रूप से उनकी चीजों को खरीदने वाले भी नहीं उनको मिल पा रहे। एक तरीके से ट्राइफेड संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है कि आप कर क्या रहे हो? अगर वहाँ की जनजाति को या जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर हैं, जो मतलब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उससे प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बेचने में वो सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे? उस संस्था का नाम ट्राइफेड है जो उनको मार्केट प्रोवाइड कराती है। तो ट्राइफेड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए गए। ट्राइफेड इज व्हाट? क्या है ट्राइफेड? ट्राइफेड इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे ट्राइफेड कहते हैं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1987, ऐसा पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको बताना सही है गलत। दूसरा लिखा हुआ है इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के। और तीसरा लिखा हुआ है ट्राइफेड हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। मैंने ट्राइफेड आपको इतनी बार कराया हुआ है कि शायद आपको ट्राइफेड रट चुका होगा। ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 1987 में हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत कार्य कर रही है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑल अदर स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। इनमें से कौन बिम्स्टेक के भाग हैं? पहला लिखा है बांग्लादेश, दूसरा लिखा है मालदीव, तीसरा लिखा है नेपाल, भूटान। तो बिम्स्टेक के कौन से भाग हैं? बांग्लादेश तो समझ में आता है। मालदीव 24 साल कंप्लीट हुए बिम्स्टेक के। तो एक्सटेंडिंग ग्रीटिंग ऑन 24th बिम्स्टेक डे ऑन 6th of June, पीएम नरेंद्र मोदी सेड बिम्स्टेक हैज इमर्ज्ड एज अ प्रॉमिसिंग रीजनल ग्रुपिंग एंड मेड प्रोग्रेस ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनलाइजेशन ऑफ मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी। What is BIMSTEC? BIMSTEC is an acronym for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. ये कौन कौन से देश इसमें आते हैं? तो मालदीव नहीं आता, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मालदीव बिम्स्टेक के अंतर्गत नहीं आता। कंफ्यूज ना हो बिम्स्टेक में मालदीव से कंफ्यूज होंगे। बांग्लादेश आता है, नेपाल, भूटान, जो बिम्स्टेक के अंतर्गत जो कंट्री है वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आ रही होंगी। लेकिन दो ऐसी कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, नेपाल और भूटान, ये बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत नहीं आती, तब भी बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री है। सही आंसर क्या है? 1, 3, 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस ब्लैक कार्बन रिपोर्ट। इनमें से कौन ब्लैक कार्बन रिपोर्ट को पब्लिश करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक कार्बन रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो इस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ब्लैक कार्बन रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
खत्म हो गया हमारा चैप्टर। अच्छा नहीं हुआ, सॉरी, एक और क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द देविका रिवर प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा कथन देविका रिवर प्रोजेक्ट के संबंध में सही है? ठीक है, लिखा द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन मार्च 2019 अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 में नदियों में हुए पॉल्यूशन के कारण बनाया हुआ प्लान है, जिसको हम लोग कह रहे हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, उनको संरक्षित करना है। द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन मार्च 2019। तो ये जो देविका रिवर प्रोजेक्ट है, इसका कार्य शुरू हुआ मार्च 2019 में। किसके अंतर्गत? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत। इसे कई बार सिस्टर कहते हैं गंगा नदी की, देविका रिवर को, उधमपुर से निकलती है। कुछ ना कुछ इसका मतलब सिस्टर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लोग पूछते पाछते मुझे जगह पिछले ऐसा कुछ होगा। अंडर द प्रोजेक्ट बाथिंग घाट ऑन द बैंक्स ऑफ द देविका विल बी डेवलप्ड। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इसका नाम है देविका रिवर प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत घाट्स और प्लेसेस, जो घाट हैं, उन जो नदी के किनारे घाट है, उनको डेवलप विकसित किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नमामि गंगे के तहत इक्विवेलेंट ये प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। देविका रिवर originates from the hilly Sudha Mahadev temple in Udhampur district of Jammu and Kashmir and later merges with Ravi नदी। बाद में जाके पाकिस्तान में रवि नदी से मर्ज कर जाती है। तो इसका मतलब इसके तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर इज डी। ठीक, जरूर इसकी लोकेशन देख लेना, मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं है, लेकिन देविका रिवर एक बार गूगल पे जरूर डाल के पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नमामि गंगे की तरह ये प्रोग्राम है देविका रिवर प्रोजेक्ट। 2019 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत इसकी स्टार्टिंग हुई। उधमपुर से नदी निकलती है, सिस्टर ऑफ गंगा भी इसे कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ईसीएस इंश्योरेंस सर्विसेज, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। धीमे धीमे अपने प्रोजेक्ट के और हम लोग बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे इसको लॉन्च भी करेंगे। तो जितने बच्चे जो मुझसे अभ्युदय में पढ़ रहे हैं, तो वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको चीज़ें बहुत स्मूथली यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। बाकी लोग जो अभ्युदय से इतर है वो ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत जल्द एक बैच स्टार्ट करूँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई भी रेन्यूमरेशन नहीं लग रहा होगा, चार्जेस नहीं होंगे। वो आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे मैं विद इन कुछ दिन के अंदर, जो मेरा टारगेट सेट होगा कि यहाँ विद इन 70 डेज और विद इन 80 डेज जितनी भी आपके जीएस के पोर्शन है, जो भी फैकल्टी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले रखी है, उनके द्वारा वो कवर कर लिया जाएगा। तो वो विद इन इस तरीके से कोर्स चलेगा। और जब आपका कैलेंडर बहुत पास नजदीक आ रहा होगा, तो क्रैश कोर्स की तरह कुछ ना कुछ एक जरूर लॉन्च किया जाएगा, जिससे आपको बहुत फायदा हो पाए। टॉप 100 बैच का जो फ्री बैच स्टार्ट होगा, कैलेंडर आने दीजिए, उसके ठीक 10 दिन के अंदर, ठीक 10वें दिन एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। जूम पे हम लोग मीट कर चुके हैं, हम लोग गूगल पे मीट कर चुके हैं। संडे के दिन सिलेक्टेड यूपीपीसीएस 2020 की कैंडिडेट मैडम है, वो आपसे रूबरू होंगी। अगर आप जूम पर, मैंने इसके रिगार्डिंग प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे पोल बना रखा है, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जरूर पार्टिसिपेट करिए। रेस्ट्रिक्शन में लगा के रखूंगा, 100 से ज़्यादा उसमें भी मैं एंट्री नहीं दूंगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली कि हाँ हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप मुझे दे देंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा, सामने वो आपकी रहेंगी, जवाब दे रही होंगी। आप क्वेश्चन मैं पहले आपके लिख लूंगा कि कौन क्वेश्चन है, उसका मैं नाम बोल लूंगा कि आप बोलिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में, जैसे एक ऑफिसर लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उस वे में हम लोग करेंगे। तो संडे के दिन ये ऐसा होगा, तैयार रहिए। बाकी धीमे धीमे कुछ ना कुछ प्लान आते रहेंगे, ताकि आपको कुछ चीज़ें पता लगती है। थैंक यू सो मच।